मृणाल एक सर्वगुण संपन्न और एक जिम्मेदार बहू होती है। वो हर काम सही तरह से करती है और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। एक दिन की बात है। हाँ ऐश्वर्या, बोल। अरे मृणाल, चल ना, आज हम दोनों शॉपिंग पे चलते हैं। मैं यहाँ पर अकेली हूँ यार, और मुझे अकेले में शॉपिंग नहीं करनी, कोई तो साथ में चाहिए। फिर आते समय कॉलेज के बाहर वाली पानी पूरी भी खाएंगे, पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। क्यों, क्या कहती है? ठीक है ऐश्वर्या, मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर तो सारा काम हो चुका है और मुझे घर के लिए थोड़ी बहुत चीजों की खरीदारी भी करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं लाल चौक के पास। ठीक है ऐश्वर्या। फिर मृणाल तैयार होकर अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी सास सविता कहती है, अरे मृणाल देखना, ठंड के मौसम में काले बादल छाए हैं बाहर, एकदम बारिश जैसा वातावरण हो गया है। मुझे तो अभी पकोड़े खाने की बहुत इच्छा हो रही है और उस पर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, मजा ही आ जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटी। फिर मृणाल सविता के लिए चाय और पकोड़े बना देती है। तभी वो देखकर उसकी ननद प्रिया बोलती है, अरे भाभी, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं अभी आपको फोन करके मच्छर वाली अगरबत्ती मंगवाने वाली थी। क्या हुआ आपका? आप तो बाहर जाने वाली थी ना? बाहर जाने का प्रोग्राम? ये प्रिया क्या बोल रही है बेटा? अरे माँ जी, मैं वो मेरी सहेली के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन उसे मैंने अकेले जाने को कहा। मैं उसे फिर कभी मिलूंगी। लेकिन बेटी, अगर तेरा पहले ही कहीं जाने का प्रोग्राम था तो तू मुझे बता देती ना। मेरी वजह से तूने प्रोग्राम क्यों बदला तेरा? वैसी बात नहीं है माँ जी, आपको पकोड़े खाने की कितनी इच्छा थी, तो मैं आपकी इच्छा को मारकर कहीं बाहर कैसे जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती है बहू, तेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, तुझे भी तो फ्री टाइम मिलना चाहिए। हाँ भाभी, आपके जाने के बाद माँ खुद बना देती या मैं ही उन्हें बना कर दे देती। अब जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं। मृणाल हमेशा से ही अपने आप को पीछे और अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को आगे रखती है। फिर एक दिन मृणाल का पति चिराग उससे कहता है, मृणाल चलो ना, कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हमारा हनीमून भी अभी तक पेंडिंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 8 दिन के लिए शिमला मनाली जाते हैं। वहां तो मस्त बर्फ की बारिश हो रही है, बहुत मजा आएगा हमें। नहीं नहीं चिराग जी, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। 8 दिन हम अपने परिवार से अलग कैसे रह सकते हैं? हमारे वहां जाने के बाद यहाँ क्या होगा? माँ जी, पापा जी और प्रिया का खाना पीना, घर की देख रेख, पापा जी की दवाइयाँ भी टाइम टू टाइम देनी होती है। सुबह से लेकर रात तक घर को कौन संभालेगा? ओफो मृणाल, तुम्हारे आने से पहले भी सब कुछ मैनेज होता था। 8 ही दिन की तो बात है और मैंने माँ से भी पूछ लिया है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, जाने दीजिए, हम फिर कभी चलेंगे, इस बार रहने दीजिए। और अभी थोड़े दिनों के बाद प्रिया की एग्जाम भी है, उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है ये। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, तुम बस बहू ही बनती रहो। बीवी होने का फर्ज कब निभाओगी क्या पता। अरे कभी तो दूसरों को छोड़कर अपने बारे में भी सोच लिया करो। मृणाल के कारण चिराग उससे रूठ जाता है। फिर एक रोज, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सुहाने की बर्थडे पार्टी की थीम पिंक है, सारी लड़कियां पिंक पहनकर आएंगी वहां पर, और मैं क्या पहनूंगी? लेकिन प्रिया बेटी, तेरे पास तो वो गुलाबी वाला ड्रेस था ना, जिस पर वो सुंदर सी डिजाइन भी थी। अरे माँ, उस ड्रेस को तो चूहे ने कुतर दिया, अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर मृणाल आ जाती है और वो अपना पिंक ड्रेस प्रिया को दे देती है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया, ये लो, ये पिंक ड्रेस रखो, ये मेरा ही है, मैंने सिर्फ 2 बार पहना है। वाओ भाभी, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है,
अरे मृणाल, लेकिन ये ड्रेस तू प्रिया को क्यों दे रही है? क्योंकि तुमने ही मुझे उस दिन कहा था कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी दादी ने दिया है और ये उनका आखिरी तोहफा है और तुम इसे किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहती थी। फिर अभी ये ड्रेस तू प्रिया को क्यों दे रही है? ओ, तो ये आपकी दादी का आखिरी तोहफा है? हाँ प्रिया। माँ जी, अब ये ड्रेस मैं थोड़ी ना किसी पराई लड़की को दे रही हूँ। प्रिया मेरी ननंद ही है ना, और ये मेरी छोटी बहन के समान है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी बेटी, ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत अनमोल है। एक व्यक्ति को इतना त्यागी भी नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी। और प्रिया, तुम इसे पहनने से मना मत करना, वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। ओफो भाभी, आप तो सच में कितनी नेक दिल हो और कितना सोचती हो हमारे बारे में। ऐसे ही एक दिन मृणाल अपनी सास के लिए एक नई साड़ी और अपने ससुर के लिए कुर्ता लाती है और साथ ही उन दोनों के लिए जॉगिंग शूज भी लाती है। अरे वाह मृणाल, तुमने हमारे लिए इतना सब लाया। धन्यवाद बेटी। मुझे नए जूतों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि मेरे पुराने जूते खराब हो चुके थे और उनमें चलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद बेटी। लेकिन मृणाल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो तुम्हें अपने सामान को खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तुम्हें फोन के लिए नया कवर और एक नाइट ड्रेस लेना था ना, जो तुमने उस दिन ऑनलाइन देखा था। रहने दीजिए ना चिराग जी, नाइट ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कौन देखने आता है वो? मुझे जो चाहिए वो बेफिजूल की चीजें हैं। माँ जी और पापा जी को उनकी चीजें मिल जाए, वही मेरे लिए काफी है, और इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन बेटी, ये तुमने सही नहीं किया। एक व्यक्ति को इतना भी निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो पैसे तुम्हारे लिए थे, तो तुमने उन्हें हम पर क्यों खर्च किए? और तुमने अपने मन को क्यों मारा बेटा? हाँ बहू, ये तुमने वाकई में गलत किया है। कभी कभी अपने लिए भी कुछ किया करो। शादी के बाद आज तक तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। जो है उसी में खुशी ढूंढ लेती हो। अब अपनों की खुशी से बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है पापा जी? सो तो है बेटी, हमारे लिए भी तुम ला सकती हो सामान, लेकिन खुद को हमेशा पहले रखा करो। अपनी इच्छा को दूसरों की इच्छाओं के लिए ठुकराया मत करो। फिर एक रोज मृणाल को बहुत तेज बुखार आता है। तभी सविता घर का सारा काम करने लगती है और ये देखकर मृणाल फौरन बिस्तर से उठकर बाहर आती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? लाओ, ये झाड़ू मुझे दे दो। मेरे होते हुए ये सारे काम आप कैसे कर सकती हो? अरे बेटी, तू कितनी बीमार है। तू जा, आराम कर। 1-2 दिन में कर लूंगी तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तेरे पापा जी और प्रिया है ना मेरी मदद के लिए। और दफ्तर से आने के बाद चिराग भी काम में हाथ बटा देगा। नहीं माँ जी, घर में मेरे होते हुए आप काम करो, ये शोभा नहीं देता। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी? आज तक तुझे मैंने कभी अपनी बहू जैसे नहीं माना। तुझे हमेशा बेटी कहकर ही पुकारा है और माना भी है। जैसे मेरे लिए प्रिया है, वैसे ही तू है बेटा। ये सास और बहू तो लोगों ने बनाए हुए रिश्ते हैं, तभी वहां पर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। अरे मृणाल, तुम्हें तो बुखार है ना, तो काम करने की जिद क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए मैंने हाफ डे लिया है, ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं और बाकी के कामों में माँ और प्रिया की मदद कर सकूं। नहीं नहीं, आप फिर से ऑफिस चले जाइए, मैं सारे काम कर लूंगी। देखो मृणाल, तुम्हें हमने अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर घर लाया है। भाभी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने मायके में होती तो आपको इस हालत में देखकर आपकी मम्मी आपको काम करने देती क्या? नहीं ना, तो आप यहाँ पर काम क्यों कर रही हो? लेकिन प्रिया,
तुम्हारी भी पढ़ाई है। माँ जी और पापा जी को घुटनों का दर्द है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है। ऐसे में ये सब सही नहीं लगता। मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए। अरे बेटी, तू इस घर को अपना ससुराल क्यों समझ रही है? ये तो तेरे मायके जैसा ही है। तू क्यों इस घर की बहू बनना चाहती है, जबकि तू इस घर की बेटी है? माँ जी, मुझे मेरी माँ ने पहले ही कह दिया था कि मायके में जो आजादी है वो नखरे में बाहर ससुराल में नहीं कर सकती। मायका और ससुराल दोनों बहुत अलग होते हैं, इसीलिए। देख बेटा, तुझे तेरी माँ ने गलत नहीं बोला, लेकिन अपने यहाँ पर ऐसे नहीं होता। हमने तो आज तक तुझमें और प्रिया में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने तो हमेशा ही अपनी खुशियों को पीछे रखा है। अरे तू तो चिराग के साथ हनीमून पर भी नहीं गई, ना अपने लिए कुछ खरीदा। प्रिया को अपना कितना कीमती और प्यारा ड्रेस दे दिया, और तो और हर वक्त बस बहू बनने का किरदार निभाती रहती है। अरे कभी खुद का भी किरदार निभाया कर। तुम्हें यहाँ पर कोई पाबंदियां नहीं है मृणाल। बात तो ये है कि ये हमें अपना मानती ही नहीं। अगर ये अपना मानती तो यहाँ पर जी खोल कर रहती, अपनी मर्जी से अपने मन को खुश रखती। चिराग भैया एकदम सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी, अगर मेरी जगह पर तेरी माँ होती तो तब भी तू यही करती क्या? सच सच बता। नहीं माँ जी, मैं उनकी बात सुन लेती। तो आज के बाद तू मुझे अपनी सास नहीं समझेगी। ये तेरा ससुराल नहीं है, बल्कि एक मायका है, और तुझे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबकी बातें सुनकर मृणाल की आंखें भर आती है। लोग तो ये कहते हैं कि ससुराल में जाने के बाद लड़की का जीवन कैद होकर रह जाता है, लेकिन आप लोगों ने मुझे ससुराल नहीं बल्कि नया मायका दिया है और मुझे अपनी बेटी समझा। धन्यवाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप लोग मिले। फिर उस दिन के बाद से मृणाल अपने नए मायके में खुशी से रहती है। काव्या और अंकित दोनों पति पत्नी होते हैं, लेकिन अपना पति होने के बावजूद भी काव्या का बाहर एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। एक दिन की बात है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे ओ सस्ती गायिका, क्या गीत गुनगुनाकर खाना बना रही है? और ये क्या, तू अभी पुलाव क्यों बना रही है? हमारा तो खाना हो चुका है। और तो और हमारे घर में पुलाव किसी को भी पसंद नहीं है, तो तू खाना क्यों बना रही है? माँ जी, वो दरअसल, ओ नो, अब मैं माँ जी को क्या बताऊं? मैंने तो ये पुलाव अपने बॉयफ्रेंड रितेश के लिए बनाया है। अरे तूने क्या मौन व्रत धारण किया है क्या? कुछ तो बोल। माँ जी, वो मेरी सहेली है ना, मुक्ता, वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके लिए मैं ये पुलाव बना रही हूँ। अब प्रेगनेंसी में तो ऐसे मन मचलता ही रहता है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन इससे पहले तो तूने कभी नहीं बताया कि तेरी सहेली प्रेग्नेंट है, और बाकी सहेलियां तो आती ही रहती है घर पर, लेकिन इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। अरे माँ जी, वो जॉब में बिजी रहती है ना, इसीलिए हम ज्यादा मिल नहीं पाते। और अब तो वो प्रेग्नेंट है, तो हमारे घर कैसे आएगी वो? ठीक है, जा लेकर जाओ उसके लिए। फिर काव्या अपने बॉयफ्रेंड रितेश के लिए वो पुलाव लेकर जाती है। वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। ये लो रितेश, पेट भर कर खाओ। वाव काव्या, काय मस्त पुलाव बनवला आहेस तू, लेकिन इसे तुम्हारे हाथ से खा कर तो इसके स्वाद में 4 चांद लग गए। खरंच खूपच टेस्टी झाले। हो, थँक यू सो मच बेबी। यू आर वेलकम स्वीट हार्ट।
लेकिन तुम्हें मैंने पुलाव के साथ साथ पनीर चिली भी तो लाने को कहा था। जो मिल रहा है वो चुपचाप खाओ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मैं कितनी मुश्किलों से खाना बनाती हूँ। एक वो मेरी सास जो घर से निकलते वक्त ही काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती रहती है और किसी वकील की तरह अनगिनत सवाल पूछती है। ओके बाबा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब अपने इन मुलायम हाथों से मुझे प्यार से खाना खिलाओ। हाँ बेबी, वैसे कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब क्या करें, तुम ठहरी मारवाड़ी और मैं ठहरा मराठा, इसीलिए हमारे परिवार वाले कभी मानते ही नहीं। और तुम्हारी शादी उस अंकित से हो गई और तुम्हारे परिवार के दबाव के कारण तुम भी उसे मना नहीं कर पाई। हाँ रितेश, काव्या को रितेश से वो सब कुछ मिलता है जो उसे अपने पति से मिलना चाहिए। फिर रात में काव्या का पति उसके पास आकर प्यार भरी बातें करता है। काव्या, चलो ना, आज हम दोनों छत पर गद्दे बिछाकर सोते हैं और साथ मिलकर तारों की छाया में ढेर सारी बातें भी करेंगे। कितने दिन हो चुके हैं, हमने आपस में प्यार भरा वक्त ही नहीं बिताया। नहीं अंकित, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसीलिए मुझे प्लीज सोने दो। और ऊपर ठंड में काफी मच्छर भी होंगे। मैं यहीं पर ठीक हूँ, हम फिर कभी चलेंगे छत पर। लेकिन काव्या, मेरी बात तो सुनो। अंकित कुछ और बोलता, उससे पहले ही काव्या सो जाती है। फिर एक दिन जब अंकित अपने ऑफिस से घर निकलता है, तभी वो काव्या को एक आदमियों के शर्ट्स की दुकान में देख लेता है। उसे देखकर वो अपनी गाड़ी रुकाता है और शॉप के अंदर चला जाता है। अरे काव्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे लिए शर्ट लेने आई हो क्या? ओह शिट, मैं तो यहाँ पर रितेश के लिए शर्ट लेने आई थी, लेकिन ये कहाँ से टपक गया? बोलो काव्या। वो एक्चुअली तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे लिए ही शर्ट लेने आई थी, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज? लेकिन काव्या, ना तो मेरा जन्मदिन आने वाला है, ना ही हमारी एनिवर्सरी, तो तुम शर्ट क्यों ले रही हो? किस बात का सरप्राइज? ओफो, तुम भी ना, हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी आ रही है, 5 जनवरी, भूल गए ना तुम? अरे काव्या, वो 5 जनवरी नहीं, 5 जून को है। बारिश के मौसम में मिले थे हम दोनों। ओ हाँ, अरे यार, मेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो चुकी है। कोई बात नहीं बेबी, तुम फिर भी रख लेना ये शर्ट। लेकिन काव्या, ये कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक बार तो हमारी लड़ाई भी हुई थी इस कलर के कारण। मैं जानती हूँ बाबा। भैया, आपको मैंने दूसरा कलर बोला था। मेरे पति को ब्लू कलर पसंद है, ये मत दो मुझे। ओफो मैडम, अभी तो आपने ये वाला कलर चूज किया था, आप भी ये क्या बात कर रही हो? आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो। चलो, अब जो भी हो, चुपचाप ये ब्लू वाला दिखाओ। शॉपकीपर की बातें सुनकर अंकित को थोड़ा थोड़ा शक होता है, लेकिन वो पल में दूर भी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अरे यार, ये तो वही रेस्टोरेंट है जहां पिछले हफ्ते मैं और रितेश आए थे। अगर इस मैनेजर ने अपने मुंह में से कुछ उगल दिया तो आज तो मेरी वाट ही लग जाएगी। लगता है मेरा आज का दिन ही खराब है। हे भगवान, बचा लो मुझे। तो बोलो बेबी, क्या ऑर्डर करना चाहोगी? हेलो सर। हेलो मैम। अरे मैम, आप, ये आपके भाई है क्या? क्या भाई? और मैं? अरे क्या पागल वागल हो गए हो क्या तुम? मैं इनका पति हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा कि वो पिछले हफ्ते कोई। अरे क्या आप भी बकवास किए जा रहे हो? चुपचाप हमारा ऑर्डर लो और हमें अकेला छोड़ दो। यस मैम, सॉरी, प्लीज बोलो, क्या खाना चाहोगे आप? अंकित को अब फिर से थोड़ा शक होने लगता है। काव्या,
ये मैनेजर क्या बोल रहा था? क्या तुम पहले भी यहाँ पर आई हो? नहीं बाबा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, और वो भी तुम्हारे साथ। फिर वो तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा था? अरे अगर तुम्हें इतनी ही जानकारी चाहिए तो जाकर उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जाने दो, छोड़ो इन बेफिजूल बातों को। हम दोनों प्यार से खाना खाएंगे आज। वैसे भी बहुत दिनों के बाद हम दोनों बाहर खाना खाने आए हैं। फिर एक रोज अंकित काव्या से बातें कर रहा होता है, लेकिन काव्या का ध्यान तो अपने फोन में बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग करने में ही होता है। और तुम्हें पता है, मुकुल ने बॉस को जाकर सारी बात बताई और फिर सबकी मीटिंग रखी गई। ऐसा बहुत बड़ा सीन हुआ आज ऑफिस में। मैं तो बहुत हंस रहा था। काव्या, मैं कब से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ और तुम हो कि बस अपने फोन में लगी हो। ओफो अंकित, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ और साथ में अपनी सहेली से भी बात कर रही हूँ। कौन है तुम्हारी ये सहेली जो हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रही है? दिखाओ जरा तुम्हारा फोन। आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। लेकिन अंकित, वो बातों बातों में अंकित काव्या से उसका फोन छीन लेता है और तभी अचानक से उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। थैंक गॉड। तुम भी ना अंकित, सच में तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। अरे जिस तरह तुम मुझ पर शक करते हो, मैं भी तुम पर शक करूं तो? वैसी बात नहीं है काव्या, तुम तो चुप ही रहो अंकित। तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा। जाओ, बात मत करो मुझसे। इस तरह काव्या रूठने का नाटक करते हुए वहां से अपना फोन लेकर चली जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर मेरी फोन की बैटरी डेड हो गई और वो स्विच ऑफ हो गया, वरना आज तो मेरी शामत ही आ जाती। फिर एक शाम जब काव्या की सास मेनका मंदिर से जा रही होती है, तभी वो अपनी बहू को छोटे कपड़े पहनकर रितेश के साथ बाइक पर देख लेती है। हे भगवान, ये क्या? बहू तो सुबह साड़ी पहनकर निकली थी घर से, और अब ये छोटे कपड़े पहनकर कहां पर चली? और ये आदमी कौन है? मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर मोनिका टैक्सी में बैठकर रितेश और काव्या का पीछा करती है और वो उन दोनों को एक क्लब में जाते हुए देख लेती है। और रात में जब काव्या घर आती है, तभी क्या हुआ है? आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने किसी का मर्डर किया हो? मर्डर तो तुमने कर ही दिया है काव्या, मेरे और माँ के विश्वास का। मतलब हमें तुम्हारे और उस लड़के के चक्कर के बारे में सब पता चल गया है। ये देखो, ये रही वो क्लब की फोटोज जहां तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाच रही थी, वो भी बाहों में बाहें डालकर। कितनी बेशर्म हो तुम। वो फोटो देखकर काव्या बहुत ही हैरान रहती है। मेरा दोस्त उस क्लब का मेंबर है, इसीलिए मैंने उससे कांटेक्ट किया और सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई, जिसमें हमें ये मिला। जैसा आप दोनों समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरा चचेरा भाई है। अच्छा जी, चचेरा भाई है। अभी भाई का भाई और बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड करती हूं मैं। रुक तू अब। फिर मैंने कहा काव्या की माँ को फोन लगाती है और उससे वो चचेरे भाई के बारे में पूछती है। नहीं समदन जी, ना तो काव्या आज यहाँ पर आई थी और ना ही उसका कोई चचेरा भाई है। मेरी और काव्या की तो 4 दिनों से बात भी नहीं हुई। ठीक है समदन जी, रखती हूं मैं। देखा, सुन लिया ना तुम्हारी माँ ने जो भी बोला। अब तो सच बोल दे, कितना नाटक करेगी? और हाँ, है वो मेरा बॉयफ्रेंड। हमारी कास्ट अलग होने के कारण हम दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी किसी को नहीं बोला और मुझे अपने परिवार के दबाव में आकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दो अंकित, प्लीज माँ जी, मुझे माफ कीजिए। अब आगे क्या करना है ये तो तुम ही तय करो, क्योंकि हम तो तुम्हें यहाँ रखने से रहे।
तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो यहाँ से। हाँ काव्या, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे तो आज भी याद है, ये पुलाव बनाकर लेकर जाती थी और हर बार अपनी गर्भवती सहेली का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना लेकर जाती थी। मुझे अब समझ आ रहा है सब कुछ। और तो और अपने फ्रेंड से चैटिंग करना, शर्ट खरीदना, रेस्टोरेंट में वो मैनेजर का उस तरह कहना, सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं मायके गई तो वो लोग मुझे नहीं रखेंगे, मेरे माँ पापा की बेइज्जती होगी। मैं आप दोनों को वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद रितेश से कभी बात नहीं करूंगी और एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद अंकित और मेनका काव्या को माफ कर देते हैं और समय के साथ काव्या अपने पति और सास के साथ अच्छे से रहने लगती।